फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए राजनीति शास्त्र तृतीय सेमेस्टर के फोर्थ पेपर, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीग ऑफ नेशंस, के सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स जो है समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ, स्वरूप एवं विकास की व्याख्या कीजिए। अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ एवं प्रकृति क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में जो है आप लिखेंगे, लियोनार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक विधि है, जिसमें सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्थायी अभिकरणों को अधिकार एवं दायित्व दिए जाते हैं तथा जिनके माध्यम से उनके राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों के हितवर्धन के साधन मात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में राष्ट्रीय हित की उदारवादी व्याख्या अपनानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रीय हित एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के मेल या समझौता न स्थापित किया जा सके। इसी प्रकार जो है सीवर एंड हैविलैंड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य स्थापित उस सहकारी व्यवस्था को कहते हैं जिसकी स्थापना परस्पर कुछ लाभप्रद कार्यों को नियमित बैठकों व स्टाफ के जरिए पूरा करने के लिए सामान्य एवं आधारभूत समझौता द्वारा होती है। इसी प्रकार आर्गेन्स्की का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना तब होती है जब कुछ राष्ट्र संयुक्त हो जाते हैं और जब उनमें से प्रत्येक यह अनुभव करता है कि एक औपचारिक संगठन के क्रियाशील होने से उनको ही लाभ होगा। इसी प्रकार चार्ल्स लर्च है। इसी प्रकार जो है सूमा है। फिर इंगेल्टन है। इंगेल्टन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का वह संगठित औपचारिक समूह है जिसकी स्थापना विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समान कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से होती है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति। इसमें आप लिख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से यह अभिप्राय राज्यों के मध्य परस्पर संबंधों से है। वास्तव में इन संबंधों में राज्य के सरकारी, गैर सरकारी, राजनीति और राजनीति से अलग संबंध भी आते हैं। इसके अलावा राज्यों के भौगोलिक, तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों से है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकारी, कानूनी तथा राजनयिक संबंध आते हैं। इससे एक राज्य से दूसरे राज्यों के साथ विरोध एवं प्रतिद्वंदिता भी आती है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने वास्तविक रूप से निजी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हैं। इसके बाद आप जो है लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास कैसे हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास को सुविधा व स्पष्टता की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विचार शांति की कुछ योजनाएं, प्रारंभिक लीग, कांग्रेस, कंसल्ट आदि की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय संघ आदि की व्यवस्था और पंच फैसला। इसमें एक एक करके आप लिख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विचार शांति की कुछ योजनाएं, इसके बाद आप लिख लेंगे प्रारंभिक लीग, कांग्रेस, कंसल्ट आदि की व्यवस्था।
तीसरा लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय संघ। इसके बाद चौथा लिख लेंगे पंच निर्णय। इसके बाद आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की समस्याएं, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की समस्याएं क्या हैं। इसमें एक लिखेंगे संवैधानिक समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संगठन और प्रबंध व कार्यों से संबंधित अनेक समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याओं में आंतरिक मसले भी शामिल होते हैं। इसी प्रकार दूसरा है वास्तविक समस्याएं। इन समस्याओं को निपटाने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। इसको आप देख लेंगे। फिर आपका एक अगला प्रश्न बनता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में योगदान की व्याख्या कीजिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आवश्यक तत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति के कारण, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति क्यों हुआ। इसमें पहला है युद्ध और असुरक्षा का भय, अर्थात युद्ध और असुरक्षा की भय के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति हुई। दूसरा आप लिख लेंगे मानवों की शांतिप्रिय और महत्वपूर्ण सहयोगपूर्ण भावनाएं, इसके कारण भी जो है संगठन की स्थापना हुई। तीसरा है सामूहिक कार्यवाही, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्य आश्रयता। पांचवा है संप्रभुता की भावना में हुए उदारवादी परिवर्तन, और इसी क्रम में छठवां है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। सातवां है उदार लोकतंत्र। उसके बाद आप लिख लेंगे उपसंहार। उपयुक्त सारे तथ्यों से यह विश्वास हो जाता है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता को विश्व ने महसूस कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज के आणविक युग की महत्वपूर्ण मांग हो गई है, ये लिख लेंगे। इसके बाद फिर एक प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आवश्यक तत्वों पे टिप्पणी लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आवश्यक तत्वों के बारे में आप लिख लेंगे। कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इनका कार्य क्या है। फिर इसमें एक हेडिंग बना लेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। ये आप लिख लेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन संप्रभुता और अन्योन्याश्रयता के आधार क्रम में दो परस्पर विरोधी तत्वों, इनको लिख लेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न बनता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या प्रासंगिकता है। तो युद्ध और शांति शताब्दियों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। युद्ध मनुष्य के नकारात्मक पहलू स्वार्थ, लोभ, हिंसा इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांतिपूर्ण मानवीय जीवन के लिए एक अभिशाप है। शांति मनुष्य के सकारात्मक पहलू प्रेम, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों सांत्वकों के बीच मनुष्य अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की रूपरेखा की कल्पना करता रहा है। ये आप देख लेंगे। फिर जो है इसमें आप हेडिंग बना लेंगे संप्रभुता एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिर दूसरा हेडिंग आप बना लेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिर अन्योन्याश्रयता। राष्ट्रीय संप्रभुता की भांति अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्याश्रयता आधुनिक जगत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार के रूप में अन्योन्याश्रयता एक महत्वपूर्ण तत्व है। लेवी के मतानुसार यही शक्ति है जो राष्ट्र राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित करती है। अन्योन्याश्रयता का अभिप्राय राष्ट्रों की आपसी निर्भरता का है। आज अंतर्राष्ट्रीयता के युग में कोई भी राष्ट्र के सहयोग के बिना नहीं रह सकता। इस सहयोग के पीछे सबसे प्रमुख हाथ आर्थिक निर्भरता का रहा है। आज के युग में कोई भी राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी नहीं है। कोई भी राज्य अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं करता। आवश्यक कच्चा माल, वातावरण, भूमि एवं उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादनों की दृष्टि से विभिन्न देशों के बीच काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अंततः आधुनिक युद्धों के भयावह स्वरूप ने राज्यों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से युद्ध का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है। ये अब परंपरागत हथियारों से नहीं लड़े जाते। भविष्य में आणविक हथियारों की संभावना मात्र से ही हम कांप उठते हैं। पिछले दोनों विश्व युद्धों में क्रमशः 85 लाख तथा 1 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों की मौतें हुई थी। इसके बाद आता है आपका एक और प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य। इसको आप देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 प्रमुख लक्ष्य हैं, युद्ध की रोकथाम अथवा शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, और दूसरा उन समस्याओं का निदान करना जो अंतर्राज्यीय संबंधों के संदर्भ में उत्पन्न होते हैं। फिर राष्ट्र संघ की परिषद तथा सुरक्षा परिषद की तुलना करना है। ये देख लेंगे कि राष्ट्र संघ की जो परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो सुरक्षा परिषद है, दोनों में क्या अंतर है, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद अंतर आप लिख लेंगे, उपर्युक्त समानताओं के बावजूद काउंसिल एवं सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य में अपर्याप्त अंतर है। दोनों ही संस्थाओं में पाए जाने वाले अंतर का निम्नलिखित ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। संगठन की वृद्धि से, इसके बाद जो है अधिवेशन की दृष्टि से, राष्ट्रसंघ के विधान में काउंसिल की बैठक वर्ष में 1 बार होने का विधान था। वैसे व्यवहार में उनकी बैठक 3-4 बार होती थी। वर्ष के अधिकतर भाग में इसकी बैठक नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप संकट की स्थिति में परिषद की बैठक शीघ्र बुलाने में विलम्ब होता था। चार्टर की धारा 28 के अनुसार सुरक्षा परिषद का गठन इस दृष्टिकोण से किया गया है कि वह अनवरत रूप से कार्यरत रह सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों को सदा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में उपस्थित रहने की व्यवस्था है। इसका अधिवेशन अनवरत रूप से चालू है। या तो 15 दिन में इसकी बैठक 1 बार अवश्य होती है, किंतु इसकी बैठक प्रत्येक दिन भी हो सकती है। मतदान प्रणाली की दृष्टि से दोनों में अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए, अथवा राष्ट्र संघ असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। तो राष्ट्र संघ की असफलता के कारण पहला है राजसत्ता की धारणा, दूसरा है जन्म दोष, तीसरा है संरचनात्मक दुर्बलता, सार्वभौमिकता का अभाव, चौथा है त्रुटिपूर्ण धारणाओं पर आधारित, और 5वां है आपका असमान शक्ति स्तंभों पर आधारित, 6वां है शांतिवाद का विचार, 7वां है अधिनायकवाद का विकास। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का परिष्कृत रूप है, इसकी विवेचना करना है। इसे आप देख लेंगे। 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध में काफ़ी जनधन की हानि हुई। इसके पश्चात 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ताकि मानवता को युद्धों से बचाया जा सके। इसके बाद 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इस विश्व युद्ध में भी बहुत अधिक विनाश हुआ। अब पुनः विश्व के अनेक देश यह
सोचने के लिए बाध्य हो गए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो मानवता का समूल विनाश हो सकता है। इसलिए दूसरे महायुद्ध के पश्चात पुनः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यदि दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तुलना की जाए तो दोनों में काफ़ी समानताएं और असमानताएं विद्यमान हैं, परंतु राष्ट्र संघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की कई मायनों में श्रेष्ठ है। इसलिए काफ़ी चिंतकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्र संघ की अपेक्षा श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण संगठन माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ की सभा। इसमें जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में प्रमुख स्थान साधारण सभा का था। इसका उल्लेख प्रतिज्ञा पत्र की धारा 3 तथा 5 में किया गया था। इसका विस्तृत वर्णन निम्न शीर्षकों द्वारा किया जा सकता है। इसमें आप लिख लेंगे संगठन, फिर अधिवेशन, फिर कार्यप्रणाली, फिर अध्यक्ष, फिर मतदान पद्धति। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य। राष्ट्र संघ के क्या लक्ष्य हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं, तो ये आप देख लेंगे राष्ट्र संघ के लक्ष्य और उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना, युद्ध शुरू होने वाले कारणों को दूर करना तथा सदस्य राष्ट्र के द्वारा युद्ध का रास्ता न अपनाने देना, राष्ट्रों के मध्य स्पष्ट, उचित तथा सम्मानपूर्वक संबंधों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के समझौते को सरकारों के व्यवहार को उचित कानून के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापना के दायित्वों के प्रति पूर्ण सम्मान की स्थापना करना, संगठित जातियों के आपसी व्यवहार में न्याय तथा संधि के दायित्वों के प्रति पूर्ण सम्मान की स्थापना करना। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका राष्ट्र संघ के परिषद का गठन एवं कार्य। तो सबसे पहले इसकी भूमिका आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो है आप उसके बारे में लिखेंगे। ये थे आपके। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर न्यायालय का संगठन आप लिखेंगे कि न्यायालय का गठन कैसे हुआ। फिर आप जो है इसके बाद न्यायालय द्वारा प्रयुक्त विधि लिखेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, न्यायिक निर्णय तथा विभिन्न देशों के अत्यंत योग्य विधिवेत्ताओं की समितियां। अस्थायी न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इनके बारे में आप लिख लेंगे कि ऐच्छिक क्षेत्राधिकार क्या है, फिर अनिवार्य क्षेत्राधिकार क्या है, अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है, संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति के रूप एवं परिणाम। और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसके बाद आप जो है लास्ट में समीक्षा लिख लेंगे। फिर इसके बाद एक और प्रश्न आपका आता है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का महासभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव कोरिया युद्ध की पृष्ठभूमि में पारित किया गया था। इसके बाद इसमें जो लिखा है वो आप देख लेंगे। फिर इस प्रस्ताव की मुख्य बातों का सारांश इस प्रकार है। यदि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अथवा संघ के बहुमत सदस्यों की मांग पर 24 घंटों के अंदर महासचिव का विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। दूसरा, महासभा उस प्रश्न पर विचार विमर्श कर सकती है, पता लगा सकती है कि किसने आक्रमण किया है।
तीसरा, यह सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है तथा यदि आक्रमण हो तो सैनिक कार्रवाई करने का भी निश्चय कर सकती है। इसके बाद अगला एक प्रश्न आपका बनता है, न्याय अथवा संरक्षण परिषद के उद्देश्य। चार्टर के अनुसार न्याय पद्धति की 4 उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य मामले संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों को और नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अस्थायी न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्याय कहिए या अस्थायी न्यायालय कहिए, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इसे आप देख लेंगे। ये थे आपकी आज की महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आप तैयार करके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।